Hello students, today we are going to start our new chapter of science and that is chapter number 9 light, and this is video number first. So before starting our chapter we should have overview of this chapter, what we are going to study in this chapter. So in this chapter we will study about light कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि एक्चुअल में जो लाइट है ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लाइट है वो एक ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, उससे क्या क्या परिणाम होते हैं। और जब हम ये एक बार देख लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर कि एक्चुअल में जो मिरर जो होता है हमारे घरों के अंदर, प्लेन मिरर जो होता है साधारण दर्पण, उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है यानी कि जो हमारी प्रतिबिंब बनता है मिरर्स के अंदर वो किस तरीके से बनता है, उसकी क्या खासियतें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जब एक बार हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेंगे तो हम फिर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो ये खास तरह के मिरर्स होते हैं, बेसिकली अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। तो जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि किस किस तरह के मिरर कहाँ कहाँ और क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसके पीछे प्रैक्टिकल क्या पर्पसेस हैं। ठीक है, देन वी विल स्टडी अबाउट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है आपके मिरर से या लेंस से या फिर इमेज जो जहाँ बन रहा है आपके मिरर से या फिर आपके लेंस से कहाँ बन रहा है, तो ऐसे में उसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव साइंस देना है या फिर नेगेटिव साइन देना है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, या इमेज की जो हाइट है उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये काम क्या आएगा, कुछ नहीं, ये आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आपको पता होना ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर कि जब हम एक बार स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लेंगे तो उसमें ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो मिरर्स होते हैं इनमें किस किस तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो प्लेन मिरर की तरह नहीं होता इसके अंदर, जैसा जैसा स्फेरिकल मिरर होगा और ऑब्जेक्ट की उससे जो दूरी होगी उसके आधार पे इमेज में हमेशा आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हम उसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो ये मिरर से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत हम एक्चुअल में फोकल लेंथ की, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है या इमेज की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में एक रिलेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक है मैग्नीफिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, तो हमें इसका भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के बीच का। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे हमने इसको डिराइव किया। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, तो ये एक और खूबी है लाइट की जिसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो जो हर्डल पैदा होता है उसकी वजह से जो लाइट रेज हैं वो अपने अपने कलर्स में, यानी कि 7 डिफरेंट कलर्स में छितर जाती हैं। तो यही टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में जिसके हम पढ़ेंगे। फिर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लेंस जो होते हैं कितने तरह के होते हैं और क्या काम आते हैं। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर ऑफ जो लेंस है उसको हम उसके बारे में पढ़ते टाइम हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो लेंस होती है उसकी पावर को किस तरीके से मेजर करते हैं और उसके क्या मायने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आइज़ से रिलेटेड टॉपिक था और उसके डिफेक्ट्स थे और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता था, ये सारा टॉपिक था जो कि अभी आपके इस बार के सिलेबस से हट चुका है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो लाइट, व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो हमें हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखने में मदद करती है, यानी कि बिना लाइट के हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। अब देखते कैसे हैं एक्चुअल में, क्या यानी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? When light falls on any object, then the object reflect back light which enters in our eyes and we see the object। ये होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक, तो लाइट उससे टकरा करके वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस लाइट को परावर्तित कर देता है हमारी आंखों की ओर
और हमारी आंखों में वो रोशनी जाती है और परिणाम स्वरूप हमें वो चीज़ जो है, ऑब्जेक्ट जो है, दिखाई देगा। यानी कहने की बात यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो और वो हमारी आंखों तक ना पहुंचे तो हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही रहेगा। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द लाइट रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, अलग अलग तरह की चीज़ों को आप देखते हैं तो वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। अब ये जो आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो होता क्या है, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की रेज पड़ती हैं तो जो लाइट रेज जो हैं उनको अधिकतर आपके ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ कलर को अब्जॉर्ब ना कर करके रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो जिस लाइट को वो अब्जॉर्ब नहीं करता है और वापस भेजता है वही कलर हमें दिखाई देता है। तो जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो कलर ऑफ स्काई इज ब्लू बिकॉज इट रिफ्लेक्ट बैक ओनली ब्लू कलर, कि हमें आसमान या पानी का रंग जो है नीला दिखाई देता है। नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बेसिकली सूरज से आने वाली सारी जो लाइट रे है उसको आपका स्काई हो या फिर आपका जो वाटर है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, केवल और केवल जो ब्लू लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस परावर्तित कर देता है। तो वो परावर्तित जो रोशनी है हमारी आंखों में जाती है और हमें वो जो चीज़ है, स्काई हो या फिर वाटर हो, सी हो, ये आपको ब्लू दिखाई देता है। इफ ऑब्जेक्ट अब्जॉर्व ऑल द लाइट रे देन द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी ब्लैक। लेकिन वहीं पर ऑब्जेक्ट है पूरे के पूरे लाइट रेज को अब्जॉर्व कर ले, यानी किसी लाइट रे को वापस रिफ्लेक्ट बैक ही ना करे, यानी कि लाइट परावर्तित हो ही सारी की सारी सोख ली जाए, तो ऐसे में हमें वो ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक दिखाई देता है। इफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज देन द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी वाइट। लेकिन वहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो पूरी पूरी जितनी भी लाइट आती है उसको वैसे के वैसे वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि वापस परावर्तित कर देते हैं। तो ऐसी जो रोशनी होती है, ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो हमें वाइट दिखाई देती हैं। तो देखिएगा, यही रीज़न है कि हम गर्मियों में सफ़ेद या लाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी जो होती है मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। वहीं पे सर्दियों में हम काले या गहरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कपड़ा होता है मैक्सिमम लाइट रेस को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। तो ये रीज़न है हम गर्मियों में वाइट या लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ब्लैक कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। वहीं पे सर्दियों में हम लाइट कपड़े की जगह गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ताकि लाइट मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो और हमें गर्मी फील हो। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आएंगी। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता थी। नाउ लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन बट रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी कंडीशन। तो देखिएगा, जहाँ तक बच्चों को पढ़ाया जाता है बचपन से ही कि भाई लाइट जो है बिल्कुल सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। यानी हर कंडीशन में लाइट बिल्कुल सीधी रेखा में ट्रैवल कर सके ये पॉसिबल है ही नहीं। सीधी सी बात है, देखिएगा, आप लोगों को भी अगर हाईवे पे भी अगर बिल्कुल बिल्कुल सीधी हाईवे पे भी आपको गाड़ी चलाने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, बीच बीच में गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है, यानी उसकी स्टीयरिंग को या उसके हैंडल को घुमाना पड़ता है, क्योंकि आगे कोई ना कोई गाड़ी या अगल बगल से कोई गाड़ी गुजरती है तो हमें थोड़ा सा गाड़ी को इधर उधर मोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जब लाइट किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो वहाँ पर उस मीडियम के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो या एटम्स, जो भी आप कहना चाहें, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो पार्टिकल्स होते हैं हर मीडियम के, वो मौजूद होते हैं। तो लाइट उनसे टकराती है और टकराने की वजह से वो अपने रास्ते से हट जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो हमेशा लाइट जो है सीधी रेखा में ट्रैवल नहीं करती है। मोटी बात आपको ये दिमाग में हमेशा याद रखनी है, और यही रीज़न है कि हम स्ट्रेट लाइन यानी कि जो लाइट रेज होती है उसको डॉटेड लाइन के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो व्हेन लाइट हिट्स अ स्मॉल ऑब्स्टेकल इट बेंड्स फ्रॉम द एज ऑफ ऑब्स्टेकल। तो होता क्या है कि जब लाइट सफ़र करती है तो जो भी ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें उसके सामने आती हैं उनके किनारियों से वो टकराती है और टकरा के हल्का सा अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। तो हकीकत में ऐसा नहीं होता कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं उससे टकरा करके बेंड होती है। हकीकत में आज अब जो मॉडर्न साइंस है वो उसने बताया है कि जिस भी पार्टिकल से वो टकराती है, पार्टिकल उस लाइट रे को अब्जॉर्ब करती है और उसको आगे की ओर ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि दिखने में एक रुकावट फील होता है
और उस रुकावट को दिखाने के लिए हम डॉट डॉट के रूप में दिखाते हैं लाइट की रेज को। ठीक, लाइट शोज ड्यूअल प्रॉपर्टी पार्टिकल एंड वेव। तो देखिए लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो ड्यूअल प्रॉपर्टी यानी कि दो तरह के गुणों को परिलक्षित करता है। एक तो कई बार उसको देखें तो पार्टिकल के रूप में यानी कि काम करता है, और कई बार देखें जो उसकी प्रॉपर्टीज को तो देखते हैं वो वेव की तरह भी काम करता है। तो देखिएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी अंडरस्टैंड व्हेन वी कंसिडर इट एज अ वेव। लाइट का रिफ्लेक्शन की बात हो या उसके रिफ्रैक्शन की बात हो, दोनों ही केस में अगर हमको लाइट को अच्छे से समझना है तो हमें उसे वेव के रूप में समझना पड़ता है। यानी हम उस टाइम पार्टिकल के रूप में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि छोटे छोटे महीन कणों के रूप में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल और केवल एक वेव, एक तरंग के रूप में हम इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन वहीं पे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद अदर मैटर कैन बी अंडरस्टूड व्हेन वी कंसिडर इट एज पार्टिकल। लेकिन जब लाइट किसी मीडियम से यानी कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर आपका कोई गैशियस मैटर हो, उसके साथ इंटरेक्ट करता है यानी उसमें से होकर के गुजरता है, तब जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तब इसकी जो बात स्टडी होती है वो उसे करने के लिए हमें इसे पार्टिकल के रूप में समझना पड़ता है। यानी कि उसको उस टाइम हम पार्टिकल के रूप में कंसिडर करते हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि लाइट को सिचुएशन के हिसाब से हम कभी पार्टिकल के रूप में तो कभी वेव के रूप में कंसिडर करते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट डी ब्रोगली। और ये जो ड्यूअल नेचर है लाइट की, ये प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डी ब्रोगली। तो नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनी ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट शैडो। तो देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती यानी कि रोक लेती है वहीं पे, उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि जो शेडोज होती है वो कास्ट होती है। शेडोज यानी कि परछाई जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओपेक है, ठीक है, अपारदर्शी है, तो उसमें से लाइट गुजरेगी नहीं और उसके परिणाम स्वरूप जो है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो शेडो क्रिएट करेगा यानी कि परछाई बनाएगा। तो देखिएगा बिल्डिंगों की, हमारी पेड़ पौधों की आपने परछाई देखी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से लाइट आर पार नहीं निकल पाती है, इसी वजह से जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है वो जगह डार्क दिखाई देती है और उसी को हम शेडो यानी कि परछाई कहते हैं। Any object that allow light to pass through it called transparent object. Transparent object does not cast shadow. तो देखिएगा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अपने अंदर से लाइट को पूरी तरीके से जाने देती हैं। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है यानी कि पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। और इन पारदर्शी वस्तुओं की खासियत क्या होती है कि ये शेडो फॉर्म नहीं करते यानी इनकी परछाई कभी नहीं बनती। वही रोकेगा तो ही तो परछाई बनेगी, जब वो अपने अंदर से जाने देगा लाइट को तो शेडो तो बनने ही नहीं वाला है। एनी ऑब्जेक्ट दैट पार्शियली अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कुछ हद तक लाइट को अंदर से जाने देते हैं और कुछ हद तक रोक लेते हैं, यानी कि ना तो पूरी तरीके से लाइट को अपने अंदर से जाने देते हैं और ना पूरी तरीके से रोकते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब इनकी परछाई हल्की फुल्की बनती है यानी कि बहुत लाइट परछाई बनती है। ठीक है, अब आगे बात करें तो लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्सेज। तो देखिए कोई भी सोर्स हो, अगर वहां से लाइट निकल रही है तो वो चारों दिशाओं में लाइट निकलेगी। जैसे सूरज की बात की जाए तो सूरज सिर्फ हमारे अर्थ की ओर ही नहीं, इस सूरज के चारों ओर जितनी भी दिशाएं हैं, जिस जिस दिशा में आप इमेजिन कर सकते हो, उन सभी जगहों पर लाइट जो है वो एमिट करता है। तो कोई भी लाइट का सोर्स जो है वो चारों ओर लाइट को फैलाता है। हाँ, हम कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम टॉर्च है, टॉर्च में हम खास तरह के रिफ्लेक्टिंग मटेरियल या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाते हैं जिसके जस्ट बगल में हम लट्टू को लगाते हैं, और जब हम लाइट को जोड़ते हैं तो वो एक ही तरफ जो है लाइट को बाहर आने देता है। तो हम बनावट में या फिर उस लाइट को एमिट होने से बचाने के लिए या फिर रिफ्लेक्ट कर करके लाइट को एक तरफ, एक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। अदरवाइज वैसे नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा लाइट जो है अपने सोर्स से चारों दिशाओं में ट्रेवल करती है। अब इट इज इम्पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल रे ऑफ लाइट, बट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वी शो लाइट एज अ सिंगल रे।
तो देखिएगा वैसे तो जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो बीम के रूप में होती है ना, प्रकाश के पुंज के रूप में होती है। लेकिन इसमें से हम एक सिंगल प्रकाश की जो रश्मि है या प्रकाश की जो किरण है उसको अलग नहीं कर सकते हैं लाइट के साथ, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसकी लाइट की जो नेचर है या जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रकृति या उसकी जो खासियतें हैं, उसको समझने के लिए हम लाइट को एज ए सिंगल रे कंसिडर करके बच्चों को समझाते हैं या खुद समझते हैं। ठीक, तो वैसे पॉसिबल नहीं है कि भैया एक प्रकाश की किरण निकाल ली और उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर ली। ठीक, वो बीम के रूप में होता है, यानी कि ढेर सारी लाइट की रेस का गुच्छे के रूप में होता है लाइट। तो एक लाइट रे को निकाल के अलग से स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन चूंकि स्टडी कर सकें, समझा सकें, हम इसलिए दिखाते हैं कि हाँ भैया ये एक प्रकाश की किरण है जो ऐसे जा रही है और यहाँ टकरा करके ऐसे मुड़ गई है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो व्हेन लाइट रेज fall on surface, then most of the rays bounce back from the surface to specific direction is called reflection of light। तो होता क्या है कि जब कभी कोई लाइट रे होती है वो किसी प्रकाश के सोर्स से, जैसे सूरज हो गया, लाइट हो गया, लट्टू हो गया, उससे बाहर की ओर आता है और वो किसी सरफेस से टकराता है। तो सरफेस से टकराने के बाद ये जो रोशनी है वो वापस किसी और दिशा में टकरा करके निकल जाती है और इसी चीज को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि देखिए दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो when light rays fall on smooth surface, then all reflected rays are parallel to each other. This reflection is called a regular reflection। तो होता क्या है कि मान लो कोई स्मूथ सरफेस है, तो दिख रहा होगा आपको स्मूथ सा सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस है। तो इस स्मूथ सरफेस के ऊपर जब लाइट की रोशनी आती है, यानी कि ये देखिएगा ये पैरेलल लाइट रेज हैं, वो आ रही हैं टकरा करके यूं निकलती जा रही हैं। ठीक है, तो लाइट जो इंसिडेंट रेज हैं, यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं जो आई हैं वो भी पैरेलल हैं और टकरा के जो जा रही हैं वो भी पैरेलल ही हैं। तो अभी क्या कह रहा है, दिस क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सरफेस ऑल्सो लुक शाइनी। कि देखिएगा जब आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जो इमेज बनती है वो साफ बनती है बिल्कुल। ठीक, यानी जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल साफ सुथरा बनता है और साथ के साथ जो सरफेस है, जिस सरफेस पे हमें हमारी परछाई दिखाई दे रही है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वो चमकीला नजर आता है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के रिफ्लेक्शन के लिए। तो नंबर 1 डाल रखा है, ये 2 है वैसे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो व्हेन लाइट रे फॉल ऑन रफ सरफेस देन रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा सरफेस होता है, जो हमारी सतह होती है, वो खुरदरी होती है, यानी कि एक तरह का समान प्लेन नहीं होता। तो ऐसे में जो लाइट रेज आती हैं वो आकर के तो टकराती हैं पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद जो लाइट रेज हैं वो इधर उधर तिरछी हो जाती हैं, छितर जाती हैं, एक्चुअल में एक दूसरे से पैरेलल नहीं रह पाती। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और इसी को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इमेज फॉर्म बाय सच सरफेस विल बी ब्लर्ड। और जब ऐसे सरफेस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और टकरा के इधर उधर निकल जाती हैं, तो यहाँ पर बनने वाली जो इमेज होती है वो क्लियर नहीं होती है और साथ के साथ जो हमें सरफेस है वो भी हमें ब्लर दिखाई देता है, यानी कि स्पष्ट रूप से इतना साफ सुथरा नहीं दिखाई देता, स्मूथ नहीं दिखाई देता, गड्ढे वाला या खुरदरा दिखाई देता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो लाइट रेज है ये सब पैरेलल आई, लेकिन हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ है। तो ऐसे में अलग अलग एंगल पर टकराने से अलग अलग एंगल में लाइट रेज जो है वो निकलती जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए आप लाइट रेज जो है टकराने के बाद अब एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, जिसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो स्मूथ नहीं बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी और साथ के साथ जो सरफेस है वो ब्लर्ड दिखाई देगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी कि रिफ्लेक्शन जो बनते हैं उसका एक लॉ भी है, उसका एक नियम भी है।
तो सबसे पहली बात जो हमें दिमाग में याद रखनी है वो ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि यानी कि जो लाइट रे किसी सोर्स से किसी सरफेस पे आके टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक। और टकरा करके जब वापस जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा बनाया गया एंगल और इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल, वो भी नॉर्मल के साथ, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो कह रहा है कि कोई भी जो आपका सरफेस है जहाँ पर एक्चुअल में इंसिडेंट रे आके टकरा रही है और जहाँ पे टकरा रही है हम उससे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और साथ के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तीनों ही चीज़ें एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे मौजूद होती हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक आपको पी क्यू नाम से आपको एक मिरर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे मैं नॉर्मल है, यानी नॉर्मल की खास बात क्या होती है, मिरर या जो भी सरफेस होता है उससे 90 डिग्री पे बनाया जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिंदु है, यानी ये पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई लाइट रे जो है वो आएगी, टकराएगी और टकरा करके निकल जाएगी। तो यहाँ से ये जो लाइट रे आ रही है ये हम क्या कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। टकरा करके जो जो निकल रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो ओ पॉइंट है ये बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां इंसिडेंट रे आके टकराती है और वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और ये वही पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ, ठीक। तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड जो नियम है कि भैया ये सारे चीज़ें चाहे इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या फिर आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, ये सब एक ही पॉइंट पे मौजूद होता है, यानी सेकंड नियम कह सकते हो। और साथ के साथ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो देखिएगा ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और इस बात को ध्यान भी रखिएगा। अब इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, कि कोई भी जो आपका मिरर होता है उसमें इमेज किस तरीके से बनती है। तो इमेज फॉर्म्ड इन मिरर, प्लेन मिरर इज ए वर्चुअल इमेज, की जो भी दर्पण में हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो बेसिकली वर्चुअल इमेज होता है, यानी आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फ़र्क है, तो देखिएगा वर्चुअल इमेज को हम देख तो सकते हैं लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि किसी दीवार पे या किसी पर्दे पे उसको प्रोजेक्ट करके दिखा नहीं सकते। जबकि जो रियल इमेज होती है उसको हम कहीं पे भी किसी दीवार पे, पर्दे पे शो कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा प्रोजेक्टर वगैरह से हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो दीवार पे या किसी बड़े पर्दे पे प्रोजेक्ट किया जाता है लाइट को, उस पे हमें पिक्चर्स दिखाई देती है, मूवीज़ चलती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह की जो इमेजेस होती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, जिनको इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता उसे हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब कह रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा किसी भी दर्पण से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है उसकी इमेज भी उसके दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पे प्रतीत होगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दर्पण से 5 मीटर दूर है तो अंदर जो इमेज बनेगी वो भी 5 मीटर दूर ही बनेगी। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपका जो साइज एक्चुअल में है वही साइज आपको हमेशा मिरर के अंदर दिखाई देगा। इन अ मिरर लेफ्ट साइड ऑफ इमेज सीम टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ इमेज सीम्स टू बी लेफ्ट। तो दर्पण में एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है कि हमारा अगर हम राइट हैंड उठाते हैं दर्पण को की ओर देखते हुए या मिरर की ओर देखते हुए तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड उठा है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड उठाने पर हमें ऐसा लगता है कि राइट हैंड उठा है मिरर के अंदर।
तो ये जो हमें उल्टा जो चीज़ दिखाई देता है, ये इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करिएगा। लैटरल इन्वर्शन क्या होता है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज है, इमेज में राइट लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है। दैट इज वाई एम्बुलेंस इज रिटर्न in such a way so that it can be seen properly इन बैक व्यू मिरर। तो आप देखिए कोई भी चीज़ लिख करके आप दर्पण के सामने दिखाओगे तो उल्टा दिखाई देता है। तो अगर आप एम्बुलेंस से सीधे सीधे लिख लेते हैं तो आपको वो यानी कि जब आप मिरर से देखोगे यानी कांच में देखोगे या दर्पण में देखोगे तो समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो इस वजह से उसको ऑलरेडी लैटरली इन्वर्शन कर करके लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब हम किसी गाड़ी के साइड मिरर से या बैक व्यू मिरर जो है उससे देखते हैं तब हमें वो बिल्कुल सीधा होकर के दिखाई देता है। एम्बुलेंस अच्छे से लिखा हुआ दिखाई देगा मिरर के अंदर और हम उसके लिए गाड़ी के लिए जगह छोड़ देंगे और गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो एम्बुलेंस में नाम उल्टा क्यों लिखा जाता है पूछा जाए तो सीधी सी बात है, वो सीधा सीधा लैटरल इन्वर्शन के प्रिंसिपल पे लिखा जाता है ताकि आगे चल रही गाड़ियों को पीछे से आती हुई एम्बुलेंस जो है आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा ध्यान रखिएगा, साथ के साथ इमेज फॉर्मेशन जो आपके प्लेन मिरर में होती है वो किस तरीके से होती है इसको भी अच्छे से समझिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी कोई आपका मिरर होगा वो जब भी इमेज फॉर्म करेगा तो उसकी दूरी दर्पण से उतनी ही होगी जितनी की बेसिकली ऑब्जेक्ट की है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो देखिएगा ये हमने डॉटेड लाइन से मिरर दिखा दिया है, ठीक है, एम से डिनोट किया है। इस मिरर से पी नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने इधर ले जा करके रख दिया है, यानी कि उसकी ऑब्जेक्ट की जो दूरी हो जाएगी पीएम हो जाएगी। ठीक, और इमेज जो है दर्पण में अंदर की ओर बना दिखाई देगा तो हमने इसको पी डैश से डिनोट कर दिया। ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि जो पीएम है वो पी डैश एम के बराबर है। तो उसको हम दिखाने के लिए देखिएगा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट टकराएगी, टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये उसका नॉर्मल हो जाएगा। ऐसी और भी लाइट रेज होंगी जो आएंगी टकराएंगी और आगे निकल जाएंगी और ये दूसरा नॉर्मल है। तो ये जो लाइट रेज हैं वो सरफेस के साथ कुछ एंगल्स बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें दिखाया कि 1 2 3 4 ये एंगल बना, ये 9 एंगल बना। ऐसे ही ये वाला जो आपका लाइट रे है वो 5 6 7 8 और ये 10 एंगल बनाता है और साथ के साथ ये बड़ा एंगल ओ डैश भी बनाता है। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग एंगल हमने दिखाए हुए हैं। तो यानी कि लिटरली मुझे अभी प्रूव करना है कि पी एम पी डैश एम के इक्वल है। तो देखिएगा ये जो दो ट्रायंगल्स हैं आपका पी एम ओ और पी डैश एम ओ, अगर हम इनको कॉन्ग्रेंट साबित कर दें तो हम पी एम को पी डैश एम के बराबर दिखा सकते हैं। तो कॉन्ग्रेंट कैसे साबित करेंगे, तो उसके लिए हम देखिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करेंगे कि भैया ये लाइट रे आई, टकराई आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये नॉर्मल है, तो हमें पता है एंगल 2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल 3 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो हमने वही चीज़ यहाँ दिखाई है। आगे हम देखें तो देखिएगा आपका नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ, तो आपका एम ओ एन जो एंगल है बेसिकली वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस एम ओ एन एंगल की बात करें तो एंगल 1+2 के रूप में है। तो हमने लिख दिया कि एंगल 1+2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऐसे हमने दिखाया कि 3 और 4, तो ये देखिए नॉर्मल जब यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, तो 3+4 कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें कि भाई 1+2 भी 90 है और 3+4 भी 90 है, यानी कि 1+2 और 3+4 ये एक दूसरे के बराबर है। तो हमने कंपेयर किया और लिखा कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। आगे देखें
तो हमको पता है कि भैया 2 एंगल जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो मैंने 3 जो एंगल है उसको इससे 2 से रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से निकल के हमारा इक्वेशन आया था उससे उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने 3 को आपके एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिएगा इस 2 को इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपका एंगल 1 और एंगल 4 रह जाएगा और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या बात समझ में आई कि एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, एंगल 1 और 4 एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन हम देखें तो अब एंगल 4 जो है वो एंगल 9 के बराबर होगा। तो देखिएगा ये एक लाइन है और दूसरी लाइन एक ये है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइंस। तो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिएगा अब हम गौर करें कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 9 के बराबर है, यानी कि एंगल 1, 4 और 9 ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि भैया एंगल 1 और एंगल 9 ये भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखिएगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में 1 और 9 एंगल आपका इक्वल हो गया। अब हम बेसिकली ट्रायंगल ले लेते हैं आपका PMO, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं P-MO। तो देखिएगा कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए कोई भी 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक, या तो सारे साइड से इक्वल हो जाए, या फिर 2 साइड एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक, या फिर 2 एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए। तो कोई भी 3 कंडीशन फुलफिल कर करके हम इन ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं तो हम PM को P-M के बराबर शो कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो देखिएगा PMO और P-MO, यानी कि PMO और P-MO ये दोनों 90 डिग्री में। तो देखिए सीधी सी बात है, किसी भी पॉइंट से किसी भी सरफेस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो परपेंडिकुलर होगी तो हम जो P पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे वो 90 डिग्री होगा हमेशा। ऐसे इस पॉइंट से सरफेस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे वो 90 डिग्री और परपेंडिकुलर होगा, ये फिक्स है, ये आपके मैथ्स के थ्योरम्स से लिया गया है। तो इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया कि भाई ये एंगल और ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री है। उसके बाद हम बात करें तो MO या OM जो साइड है दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, तो OM जो है वो PMO के लिए भी और P-MO दोनों के लिए ही कॉमन साइड है। तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। ऐसे ही एंगल 1 इक्वल है एंगल 9 से, देखिएगा ये हमने यहाँ से निकाल के लेके आए, तो ये एंगल 1 एंगल 9 के बराबर हो गया। ठीक, तो 3 कंडीशंस फुलफिल हो गई, यानी कि 2 एंगल और एक साइड जो है फुलफिल हो गया है, इक्वल हो गया है। तो ऐसे में आपका ट्रायंगल PMO जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा P-MO के। ठीक, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो PM साइड है वो P-M साइड के बराबर होगा CP-CT से। ठीक, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है मिरर से वो एक्चुअल में इक्वल होती है इमेज की मिरर से दूरी के। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है, तो ये आप प्रूव कर लेना, बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, मैंने आपको अलग तरीके से इजी वे में कराया हुआ है। So it is enough for today. In next video we will study next topic. Till then, bye.